सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आज का गेस्ट पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके प्रिपरेशन के लिए। आपके 22 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आपको 5 गेस्ट पेपर दे दूंगा। 5 गेस्ट पेपर मीन्स आपका 90% जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी से फंस जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक गेस्ट पेपर ऑलरेडी करा दिया है, उसका वीडियो अभी जब ये वीडियो खत्म होगा तो एंड में आएगा, एंड में आप उसको भी देख लेना, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो CUET से रिलेटेड हो या फिर बोर्ड से रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड हो, आप वहाँ पे सिंपल सा हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मेरे इस बार मैंने सबको लिख के ले आया हूँ, ठीक है। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और इसका जो पूरा PDF है, ठीक है, PDF इसका जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी ये लेक्चर कंप्लीट होते ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आपको परेशान करते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन देखो, मुझे याद है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था ये सबसे पहले हुआ था, यानी 1917 में हुआ था, यानी सबसे पहले 1 आएगा। तो 1 तो सब में है, लेकिन अब देखो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ था ये 1991 में हुआ था, ठीक है, 1991 में, यानी सबसे एंड में ये होगा, मतलब थर्ड, ठीक है। थर्ड 2 में है, यानी ये 2 मैंने एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, ये 2 बचे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था, ये हुआ था 1945 में, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा, सोवियत यूनियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये कब हुआ था, ये हुआ था 19, बताओ 19 क्या हुआ था, अभी मैंने कल वाली वीडियो में बताया, ये बताओ इसका डेट, एग्जैक्ट डेट बताओ आप, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका एग्जैक्ट डेट बताओ, याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने 3 आपको बता दी, 3 से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 1, नंबर 2 1 एंड 2, तो ऑप्शन पहला 1 फिर 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 2 4 एंड 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which Central Asian Republic witnessed a civil war for 10 years till 2001? मीन्स कौन सा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री था जो USSR का पार्ट था, जैसे ही वो USSR से अलग हुआ उसने 10 साल तक सिविल वॉर फेस किया था, ठीक है। तो उसका ना वो कौन सी कंट्री थी, वो थी ताजिकिस्तान, जिसने 1991 से लेके 2001 तक अपने सिविल वॉर फेस किया था, ठीक है। और मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, अ प्रोसेस इन विच द कंट्री शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विथ राइवल्स इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री अपने राइवल्स को अपना इंफॉर्मेशन शेयर करती है, ठीक है। देखो यूएसए और रशिया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के वो हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर हैं। बट क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटेल शेयर करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के हेल्प में आते रहते हैं, ठीक है। वो हमारे देखने के लिए बस दुश्मन है या फिर वो अपने इंटेल शेयर करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अलायंस बिल्डिंग नहीं, आर्म्स कंट्रोल नहीं, बैलेंस ऑफ पावर नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पीपल हु सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अब्रॉड आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसे लोग जो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है माइग्रेंट्स, ठीक है। जैसे इंडिया का कोई आदमी US में चला जाता है या फिर कनाडा में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, माइग्रेंट है, वो इंडिया का माइग्रेंट है, ठीक है। रेफ्यूजी क्या होता है, शरणार्थी, जो किसी प्रताड़ना की वजह से अपने देश में आता है, मतलब उसकी मजबूरी होती है किसी देश में जाकर शरण लेना अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 मतलब ये यहाँ पे कुछ ट्रीटीज दी हुई हैं, इनको आपको मैच करना है कब हुआ था ये, ठीक है। तो अंटार्कटिका ट्रीटी कब हुई थी, अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी 1959 में, ठीक है, अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में, ठीक है। मोटेरा प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में, ठीक है, 1987, ठीक है। देखो डेट ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 2-3 याद। क्योटो प्रोटोकॉल, देखो क्योटो प्रोटोकॉल याद कर लेना आप, ठीक है, 1997 में, ठीक है, 1997 में। और आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ था 1991 में, ठीक है। डेट याद कर लेना, एक क्योटो प्रोटोकॉल का याद कर लेना आप, ठीक है, एक क्योटो प्रोटोकॉल का, एक अर्थ समिट का याद कर लेना आप, ठीक है।
ये कब हुआ था 1992 में, 1992 में। एक पेरिस क्लाइमेट का याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये 3-4 डेट याद कर लेना आप, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये, ठीक है। तो 1 का कौन सा है 4, 1 का 4, तो एक ही ऑप्शन में है, तो 1 का 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। असर्शन एंड रीजन है, ठीक है। असर्शन ये बोल रहा है इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर एक्सपेंड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको पता है इंडिया और जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया है, चाइना है और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर रखा जाता है। उसका रीज़न क्या दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है देयर कंट्रीब्यूशन टू द एम्बिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वॉज नॉट सफिशियंट, ठीक है। देखो अब क्या हुआ था, जब हम लोग कॉलोनीज थे, यानी जब हम लोग गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, और चाइना गुलाम था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ऐसा क्या उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, मतलब ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, ये इन सब ने क्या किया था, इस सब ने बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था और ग्रीन हाउस को हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ा था। उसकी वजह से क्या हुआ था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। उसी की देन है कि आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी का देन है। तो आप देखो उस टाइम पे इंडिया और चाइना ने, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो तो अपना डेवलपमेंट कर नहीं पाए थे, तो इसलिए क्या बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस हो गया और वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको कट आउट करना पड़ेगा अपना ग्रीन हाउस एमिशन, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पूरा हक है डेवलपमेंट करने का, ठीक है। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है एंड रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो डिफाइन भी कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिस्ट पार्टी केम टू द पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब पहली बार इंडिया में किसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई थी, और वो किस स्टेट में बनाई थी ये आपको बताना, ठीक है। तो वो बनाई गई थी केरला में 1957 में बनाई गई थी, और किसने बनाई थी, EMS नंबोद्रिपद, NAMBODRIPAD, नंबोद्रिपद। इससे मैप भी आ चुका है, याद रखना, मैप भी आ चुका है इससे, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इंडिया के, सुकुमार सेन थे, ठीक है। इसमें क्या ही बताऊँ मैं एक्स्ट्रा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड चाइना एनेक्स तिब्बत, मतलब चाइना ने तिब्बत को कब कब्जाया था, ये कब्जाया था 1950 में, ठीक है। और देखते हैं, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 एक असर्शन रीजन है, ठीक है। असर्शन में बोला गया है द मीजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, ठीक है, स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो क्या हुआ था, जो मीजो नेशनल फ्रंट है इसने 1966 में लाल डेंगा LALDENGA लाल डेंगा के अंडर लीडरशिप में एक आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, इंडिया के खिलाफ, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। और वहाँ पे फेमिनाइन आया था, उसका भी नाराजगी था उन लोगों के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए 1966 में मीजो नेशनल फ्रंट ने लाल डेंगा के अंडरशिप में आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है 1986 में क्या होता है, एक मीजो रिकॉर्ड साइन होता है, मीजो रिकॉर्ड, ठीक है, मीजो रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या बोला इसमें क्या होता है, इसमें जो लाल डेंगा होते हैं इनको ये सरेंडर कर देते हैं, और इनको बाद में वहाँ का मिजोरम का चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 1987 में क्या होता है, जो मिजोरम है उसको फुल स्टेट, मतलब इंडिया का फुल स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। और उसी में जो मिजो हिल्स का एरिया होता है उसी को हम एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं असम का, ठीक है। मतलब मिजोरम का जो मिजो हिल एरिया है इसको हम असम का एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों असर्शन एंड रीजन सही हैं, बट रीजन अलग चीज़ है, असर्शन अलग चीज़ है, मतलब रीजन असर्शन को डिफाइन नहीं करता, दोनों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें तो वो उन्होंने हथियार क्यों उठाए थे ये हमने बात की। उसके बाद ये इसकी बात कर रहा है कि मिजो हिल्स को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द कॉलोनी रिजीम ऑफ, जैसे इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था वैसे इंडोनेशिया किसका गुलाम था, ये सिंपली पूछा गया था, ठीक है। तो डच का गुलाम था, ठीक है।
और कर्बिस कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। कर्बिस कम्युनिटी कहाँ की कम्युनिटी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कर्बिस कम्युनिटी है असम की कम्युनिटी। आपको बताना है भील कम्युनिटी कहाँ की है, ठीक है, भील कम्युनिटी कहाँ है, और गद्दी ट्राइब्स कहाँ की हैं, ठीक है, गद्दी ट्राइब्स ये सब ट्राइब्स कहाँ की हैं आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से 2-2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है व्हाई डिड द पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान रिसेंट द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन, ठीक है। जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, ठीक है, यानी जो बांग्लादेश के लोग थे आज के टाइम के, उन्होंने जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उसकी डोमिनेशन को क्यों, मतलब उसके डोमिनेशन को क्यों चैलेंज किया था, आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो रीजन पहला, द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रिस्टेंड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान बिकॉज पॉलिटिकल पावर वॉज कंसर्न्ड इन द हैंड ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान इलीट, ठीक है, लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने चैलेंज इसलिए किया क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर था वो जो वेस्ट पाकिस्तान के जो बड़े लोग थे, इलीट लोग थे, उनके हाथ में था। अब वो लोग क्या करते थे, जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको नज़रअंदाज किया जाता था, उनको भद्दा बोल के चिढ़ाया जाता था, उनकी जो बंगाली लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, ठीक है। और जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था अकरस वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल रिसोर्सेज एंड वेल्थ while ईस्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी बट रिमेन अंडर डेवलप्ड, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो वेस्टर्न पाकिस्तान था यानी जो आज का पाकिस्तान है वो सारे रिसोर्स और वेल्थ को कंट्रोल करता था, ठीक है, सारे रिसोर्स जितने थे वेस्ट और वेल्थ सबको कंट्रोल करता था, जबकि ईस्टर्न पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट थी उस पर ध्यान नहीं देता था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते थे, अपनी लैंग्वेज में भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, सबके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के इसमें फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है टेररिज्म इज अ न्यू थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट। टेररिज्म एक नया थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए हमारे, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ठीक है। देखो, टेररिज्म पोजेज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज एज इट टारगेट इनोसेंट सिविलियन, डिस्टर्ब पीस एंड क्रिएट फियर, ठीक है। टेररिज्म में क्या होता है, टेररिज्म में डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, ठीक है। टेररिज्म एक फॉर्म है पॉलिटिकल वायलेंस का, ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से ये बढ़ता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टेररिज्म होता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो इनोसेंट सिविलियन को टारगेट करते हैं, ठीक है, इनोसेंट सिविलियन को टारगेट करते हैं, जो शांति है हमारे देश में उसको भंग करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और लोगों में दहशत बनाने की कोशिश की जाती है, फियर लोगों के अंदर क्रिएट किया जाता है ताकि वो लोग डर के हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, उससे मतलब उसके खिलाफ हो जाए, ठीक है। It undermines national sovereignty and stability by challenging state authority and international security mechanism, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेररिज्म की वजह से क्या होता है, नेशनल सोवरेनिटी यानी जो हमारी राष्ट्र की संप्रभुता है, ठीक है, उसको खतरा बन जाता है, ठीक है। ये लोग चैलेंज करते हैं हमारे स्टेट अथॉरिटीज़ को कि आप हमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, यानी बहुत बड़े लेवल पे मान लो अगर इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे हमें लगता है कि टेरर एक्टिविटी है, तो अगर अमेरिका के पास कोई इनपुट होगा तो हमें पहले बता देता है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, आप जाके देख करो, चेक करो। तो हर स्टेट, मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ अपना इंटेल शेयर करती रहती हैं, ठीक है। ये मैं बताऊँ, ये जो चैप्टर है ना, इंटरनेशनल आपका सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपका पूरा बेस बन जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। यूपीएससी में एक पूरा अलग से एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इससे पूरी बुक आती है यूपीएससी के लिए। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं चैप्टर 15 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की, नेम द 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट आज़ादी मिली इंडिया को, तो उस टाइम पे इंडिया के पास 2 मॉडल थे डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से थे आपको बताने, ठीक है। तो जो पहला मॉडल था वो कौन सा था, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल यानी जो यूएसए का मॉडल था और वेस्टर्न मॉडल था। और दूसरा जो था सोवियत मॉडल था, जो सोशलिस्ट मॉडल था, जो सोवियत यूनियन फॉलो करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें, वाई वॉज इंडिया एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिस्क्राइब एज बोल्ड एंड रिस्की, ठीक है। देखो,
इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इंडिया ने एक चीज़ पे हमेशा वो रखा कि सबको, मतलब एक चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं हुई कि सबको वोटिंग का राइट होगा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो भी 18 साल से ऊपर होगा वो सबको वोटिंग राइट होंगे, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था, देखो, इंडिया एडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिस्पाइट वाइड स्प्रेड लिटरेसी एंड पॉवर्टी, मेकिंग इट यूनिक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। अब देखो क्या होता है, इंडिया में उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो मोस्ट, मतलब मैं बोलूँ अगर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 80 to 90% जो पीपल थे वो इलिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अब उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया, ठीक है, वोट करने का राइट। अब उनको पता नहीं है कि किस मुद्दे पे हमें वोट करना है, ठीक है, किसको वोट करना है, कौन हमारे लिए अच्छा डिसीजन लेगा, कोई पता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाई, ठीक है। हमने बोला जिसको जो भी है 18 साल से जो भी ऊपर है उसको वोटिंग का राइट है, चाहे वो पुअर हो या गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इट वॉज consider risky and many doubt whether the Indian mass who lagged from formal education could make informed political choice, ठीक है। अब इसका रिस्क क्या था, ठीक है, रिस्क हमें क्यों बोला गया, इसको रिस्क बोला गया है ना, वाई वॉज इंडिया एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिस्क्राइब एज बोल्ड एंड रिस्की, ऐसा रिस्क क्यों बोला गया, क्योंकि देखो पहली बात तो हमारा जो पूरा मास था, मतलब पूरा इंडिया का मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग थे उस टाइम पे, वो लोग क्या थे, वो फॉर्मल, मतलब उनको एजुकेशन नहीं थी। अब इसका रिस्क ये था कि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग गलत गवर्नमेंट को चूज़ कर लें, ठीक है, उनके जो पॉलिटिकल चॉइस हो वो गलत हो, ठीक है, सिर्फ पैसे की बदौलत, कोई किसी ने पैसे दे दिए तो उसके बदौलत उनको वोट दे दिया गया, ठीक है, ये रिस्क था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्या होता है बैलेंस ऑफ पावर, देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ पावर रिफर टू मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम अमंग नेशन टू प्रिवेंट एनी सिंगल स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, इंडिया डोमिनेट करता है हमारे साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, इंडिया डोमिनेट सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंट्री है। अब जो हमारे छोटे मोटे पिद्दू देश हैं, जैसे हमारे नीचे है मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे जो इंडिया है उसे बना के रखते हैं ताकि हमारे जो हमारा देश है वो सुरक्षित रहे। इसी को क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। जो स्ट्रांग है उससे बना के रखो, अगर तुम छोटे हो तो उससे बना के रखो ताकि वो कभी हमला ना करे आप पे। जैसे भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, ये सब क्या करते हैं, इंडिया से बना के रखते हैं ताकि इंडिया कभी नाराज ना हो, इसे ना कभी इन पे हमला करे, ठीक है। It ensure that military capability are disrupted in the way that no country can threaten the sovereignty of country, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाईलाइट एनी 2 रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन की कोई 2 रिकमेंडेशन आपको बतानी है। आपने मंडल कमीशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आप जो भी मन हो आपका लिख सकते थे मंडल कमीशन से रिलेटेड, बट मैंने लिखा है 27% रिजर्वेशन बोला गया था ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, और मेजर फॉर ओबीसी वेलफेयर, ठीक है। जैसे इट सजेस्ट मेजर सच ए फाइनेंशियल असिस्टेंस, वोकेशन ट्रेनिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम टू अपलिफ्ट ओबीसी कम्युनिटी, यानी ओबीसी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी आपको पता है मंडल कमीशन थे वो आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर हम एक्सप्लेन द चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द वॉर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिया को जब इंडिपेंडेंट मिल रही थी, ठीक है, तो कौन कौन से चैलेंजेस थे आपको बताना है, ठीक है। पहला जो चैलेंज था मेरे हिसाब से, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो पहला चैलेंज था वो पार्टीशन और रिफ्यूजी क्राइसिस था, ठीक है। देखो जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे, तो ये क्राइसिस था। इंडिया फेस मास डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन ड्यू टू पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन की वजह से बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बहुत बड़े बड़े कम्युनल वायलेंस हुए थे, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रेन मतलब इंडिया का जो रिसोर्स था वो डिवाइड हो गया था 2 कंट्री में, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी वॉज वीक ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे बहुत वीक थी, हमारी जो रिसोर्सेज थे वो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉयट कर लिए थे, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। और पॉवर्टी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, मतलब पूरे देश में पॉवर्टी फैली हुई थी, ठीक है। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, ओवर 500 प्रिंसली स्टेट, मतलब ओवर 565 प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, पोजेसिंग अ मेजर चैलेंज टू द नेशनल यूनिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो था वो बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है।
565 जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंटीग्रेट करना था इंडिया में, तो बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। ग्लोबल टेंशन उस टाइम पे बहुत बड़ा था, ठीक है। द कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। इंडिया को अपना जो फॉरेन पॉलिसी था वो बहुत ध्यान से बनाना था, ताकि वो किसी भी ब्लॉक के तरफ अलाइन ना दिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विथ रशिया आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अभी देखो बताऊं एक बात, इससे पहले वाला जो मैंने पेपर कराया था गेस्ट पेपर, उसमें बोला गया था इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ ऑल द पोस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कंट्रीज, ठीक है। मतलब और जितनी सारी कंट्रीज थी उनको उनके साथ इंडिया ने बहुत अच्छा रिलेशन वो किए हैं, मेंटेन किए हैं। आपको ये बताना है, जस्टिफाई स्टेटमेंट करना था, ठीक है। बट आज रशिया के साथ पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन लगता है सीबीएसई का फेवरेट है, इसलिए ध्यान रखना इस पर, ठीक है। रशिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है। 2000 में हम इन 2000 में हमने रशिया इंडो रशिया ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, जिसमें हमने बायलैटरल टाइज को मजबूत किया था, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे आप इसमें करंट अफेयर्स के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इंक्लूडिंग S-400 मिसाइल्स, फाइटर जेट जैसे सुखोई है, मिग है, सब हम रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी एंड एनर्जी साइड, इंडिया इंपोर्ट ऑयल्स, इंडिया बहुत बड़े लेवल पर ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, ठीक है। रशिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हम साथ में एक दूसरे के खड़े रहते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में हमने कोलैबोरेट किया, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में SCO में हमने कोऑपरेट किया, ठीक है। ये सब में आप लिख सकते थे जो भी रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। 21 की बात करूँ अगर मैं, हाईलाइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975, ठीक है। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसके कोई 4 कॉन्सिक्वेंसेज बताने आपको, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो चैलेंज था। दूसरा पॉलिटिकल अरेस्ट, मतलब जो बड़े बड़े जो अपोजिशन के लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, जेल में डाल दिया गया उनको, ठीक है। और क्या था, सेंसरशिप ऑन मीडिया ऑफ मीडिया, ठीक है, जो मीडिया था उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया, उनको उनका जो राइट था कुछ भी छापने का वो बंद कर दिया गया, उनको वही छापना था जो गवर्नमेंट बोलती थी उन तक, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, पॉलिटिकल राइज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, द इमरजेंसी पीरियड लेड टू द स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी अमंग सिटीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इस इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ, इमरजेंसी की वजह से ये हुआ कि जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, जो उस टाइम के लोग थे, उनके अंदर डेमोक्रेसी के लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आई। जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे अपोजिशन में थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं 22 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है। ये साइंस के वर्ड होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रिफर टू द डोमिनेंस ऑफ सिंगल ग्लोबल कल्चर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्नाइजेशन एंड मीडिया, ठीक है। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब एक टाइप का कल्चर, ठीक है, एक टाइप का कल्चर। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है एक टाइप का कल्चर, मतलब कोई एक ग्लोबल कल्चर है जो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है, और आज के टाइम पे ये कौन सा कल्चर है, ये है वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी। इसकी वजह से क्या होता है, जब सब लोग एक ही तरह का कल्चर फॉलो करने लगते हैं तो इसकी वजह से जो लोकल आइडेंटिटी है, वो जो लोकल ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से अनयूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब होता है इट रिफर टू द ब्लेंडिंग ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस विथ लोकल ट्रेडिशन। मतलब जो ग्लोबल ट्रेडिशन है, इन्फ्लुएंस है, उसको हमने अपने लोकल ट्रेडिशन में मिक्स करके एक नया ट्रेडिशन बना लिया, ठीक है, ताकि हमारा ग्लोबल जो नेचर है वो भी बना रहे, हमारा जो लोकल नेचर है ये भी बना रहे, और साथ में हम अपना जो फेस्टिवल है वो भी इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब हमारा जो लोकल कल्चर रहेगा वो भी प्रिजर्व रहेगा, और उसके साथ साथ हमारा जो ग्लोबल मॉडिफिकेशन है वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो यूनिकनेस रहेगी हमारे कल्चर की वो भी बनी रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाउ डिड इंडिया एड्रेस द रिलीजियस एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है, रिलीजियस बोला हूँ, रीजनल एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है,
एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन कैसे इंडिया ने एड्रेस किया, ठीक है। पहला कैसे किया, टू क्रिएट न्यू स्टेट, मतलब देखो क्या हुआ, जो बॉम्बे प्रोविंस था, ठीक है। बॉम्बे प्रोविंस में क्या था, एक गुजरात का एरिया था और एक पूरा महाराष्ट्र का एरिया था, ठीक है। तो इधर मराठी बोलने वाले लोग थे, इधर गुजराती बोलने वाले लोग थे, ठीक है। जो मराठी लोग थे उन्होंने क्या बोला, हमें अलग नया सेपरेट स्टेट चाहिए। तो अब हमें जो इंडिया है, इंडिया को रीजनल एस्पिरेशंस को वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया ने नया स्टेट कार्व आउट कर दिया। मतलब गुजरात के लिए गुजरात, गुजराती लोगों के लिए गुजरात, और जो मराठी लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, इसी तरह हमने तेलंगाना बनाया है 2014 में, झारखंड को अलग किया था बिहार से 2000 में, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, और कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे, ठीक है। और कैसे एड्रेस किया हमने, 2 एग्जाम्पल बताने थे। तो दूसरा एग्जाम्पल था स्पेशल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 370 हमने जम्मू कश्मीर के लिए दिया, आर्टिकल 371 हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए रखा है, ठीक है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी जो स्पेशल ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखें, और जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको भी बनाए रखें वो लोग साथ में, ठीक है। और गवर्नमेंट अपना काम करती रहे, ठीक है, शांति बनी रहे वहाँ पे, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ये नहीं पढ़ूंगा मैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। इन विच ईयर अर्थ समिट वॉज हेल्ड, ठीक है। अर्थ समिट कब हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, रियो द जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज एक्सपेंड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल से कौन सी कंट्रीज को बाहर रखा गया है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें तो डेवलपिंग कंट्री कौन दी है, चाइना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आउटकम ऑफ रियो द जेनेरियो समिट, ठीक है। रियो द जेनेरियो समिट का कौन सा आउटकम नहीं है, एजेंडा 21 आउटकम है, बिल्कुल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल आउटकम है, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आउटकम है। इसका मतलब क्या था, जो डेवलप्ड नेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइट करने में इन्वायरमेंट से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इसका आउटकम नहीं है। ये कब आया था, ये 1997 में आया था, अभी मैंने बताया था, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये अलग ही चीज़ है क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जो अर्थ समिट है ये 1992 का है, ठीक है। और द ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड इन द मिड 80s ओवर द, ठीक है। जो ओजोन में होल पहली बार डिस्कवर कब किया गया था, ठीक है, मिड 80s में किया गया था। कब किया गया था, मिड 80s में। और कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था अंटार्कटिक ओशन के टाइप पे, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक ओशन में, ठीक है, आर्कटिक नहीं, ठीक है। मे बी इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, आप देख लेना, ठीक है। और इसी में ओजोन में होल क्यों होता है, CFC की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और इसी को देखते हुए मोटेला प्रोटोकॉल आता है, MONTREL, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। ये मैप के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए हैं मैप के। इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये मैं मेरे चैनल पर जाके जो मैप के वीडियो हैं जो देख लो, गारंटी है मेरी, ठीक है। सारे मैप मैंने करा रखे हैं, ठीक है। ये देखते हैं, एक श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका का ये कार्टून है, ठीक है, रिलेटेड टू श्रीलंका एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है, विच कम्युनिटी डज द टाइगर शोन इन द कार्टून रिप्रेजेंट, ठीक है। टाइगर क्या है, ये टाइगर है, ये किस कम्युनिटी को शो करता है, तो ये शो करता है तमिल कम्युनिटी को, ठीक है, तमिल कम्युनिटी को, ठीक है। पर्टिकुलरली किसको शो कर रहा है, LTTE को, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलिमेंट, ठीक है। विच कम्युनिटी डज द लायन शो इन द कार्टून रिप्रेजेंट, ठीक है। ये लायन किसको शो कर रहा है, लायन शो कर रहा है शिंगली को, SHINGLI, स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई डिड द बैलेंसिंग एक्ट बाई राजपक्षे एम, ठीक है। राजपक्षे कौन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बैलेंस क्या मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस इन दोनों के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, LTTE के मतलब तमिल के बीच में और सिंगली के बीच में, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वो हो पाए, ठीक है, मतलब सॉल्व हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 6 नंबर के, 27, 28, 29 एंड 30, 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एनालाइज एनी 4 फैक्टर
दैट मेक द यूरोपियन यूनियन एन इन्फ्लुएंसर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई 4 फैक्टर आपको बताने हैं, मैंने 6 फैक्टर लिख दिए हैं क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 4 फैक्टर आपको बताने हैं जो यूरोपियन यूनियन को एक इन्फ्लुएंसर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, 1 मिनट को। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक पावर हाउस है। जो यूरोपियन यूनियन है ये इकोनॉमिक पावर हाउस है। ठीक है, अगर मैं पूरा बात करूं तो जो इसका इकोनॉमी है वो मे भी शायद यूएसए से भी ज़्यादा है। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विद अ सिंगल मार्केट एंड कॉमन ट्रेड पॉलिसीज मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक एंटिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ही है। ठीक है, लार्जेस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द EU प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट एंड गवर्नेंस। आपको पता होगा इनका जो एक मेंबर है, इसका एक मेंबर जो है फ्रांस, ठीक है, वो परमानेंट मेंबर है UN का। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, और ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कब एग्जिट किया यहाँ पे? ब्रिटेन ने 2016 में एग्जिट कर लिया। ठीक है, इससे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रोल थ्रू प्राइमरली एन इकोनॉमिक ब्लॉक द EU कंट्रीब्यूट टू द पीस कीपिंग मिशन एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव थ्रू नाटो। इसके जितने मेंबर हैं नाटो के मेंबर हैं। पहली बात तो बहुत बड़े लेवल पे इसकी मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, जो जितने भी सारे स्टेट हैं, मैनी स्टेट उसको अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारे स्टेट हैं जो नहीं चाहते हैं, यूरो को नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्ट उन लोगों का बहुत अच्छा है। वो अपने आप को जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिशर्स नहीं देखते, वो अपने आप को यूरोपियन की तरह देखते हैं। ठीक है, फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। आप चाहो तो आराम से जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से रशिया ऐसे घूमते रहोगे। रशिया बोल रहा हूँ, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड ऐसे घूमते रहोगे। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, जितना जो EU है, ठीक है, उसने अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में इनका वो जो ट्रेड है वो फैला हुआ है। ठीक है, और भी आपके पास अगर कोई आंसर होगा आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आंसर आप आराम से EU के बारे में लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू मेक इट मोर रिलेवेंट। ठीक है, आपको सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन बताना है और कुछ आपको सजेस्ट करने हैं रिफॉर्म्स, ताकि उसको हम और रिलेवेंट बना पाएँ। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन अगर मैं बताऊँ UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू। ठीक है, जनरल असेंबली के थ्रू। ठीक है, तीसरा डिसीजन मेकिंग, द काउंसिल मेक डिसीजन ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे डिसीजन बनाते हैं, पीस कीपिंग मिशंस पे वो बनाते हैं, सैंक्शन किसके ऊपर लगाना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिक्वायरिंग 9 वोट्स टू फॉर अप्रूवल। ठीक है, मतलब 15 में से 9 वोट्स चाहिए होते हैं किसी भी अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब मैं अगर कुछ रिफॉर्म इनको सजेस्ट करना है तो रिफॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप, यानी जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनको और बढ़ाया जाए। ठीक है, मोर सीट लगाई जाए, मोर सीट वहाँ पे ऐड की जाए, ताकि जो दुनिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग नेशन, यानी जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनमें अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से, सच एस इंडिया को इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, ताकि फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। ठीक है, जो वीटो पावर इसको लिमिट किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत गंदा है, वीटो पावर बहुत गंदा है। वीटो पावर ऐसा है कि देखो 192 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें से 191 कंट्रीज एग्री हैं किसी चीज़ को लेके, सिर्फ एक कंट्री जैसे मान लो US एग्री नहीं है। ठीक है, US ने क्या किया, वीटो का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 191 कंट्री एग्री थी, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ इसी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये वीटो जो सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, इसलिए इसकी जो पावर है उसको लिमिट करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें, डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जो उस टाइम पे इंडिया था 1947 में, जब पार्टीशन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके रिजल्ट बताने हैं। पहला रिजल्ट, मास माइग्रेशन हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, माइग्रेट करके गए थे यहाँ से वहाँ तक। ठीक है,
कम्युनल राइट्स हुए थे, ठीक है, कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए थे, जैसे जो हमारा कलकत्ता है, अमृतसर है, ये कम्युनल जोन बन गए थे, ठीक है। रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया था बहुत बड़े लेवल पे, इंडिया से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट आज भी देखोगे, आज भी बॉर्डर कई जगह क्लियर नहीं है। इंडिया क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर का पार्ट हमारा है, वो बोलता है हमारा है, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का मतलब है जो जब पार्टीशन हुआ था तो जो इंडिया का जो रिसोर्स था वो डिवाइड हो गया था पाकिस्तान में और इंडिया में, ठीक है। तो इकोनॉमी यहाँ पे जो थी वो ख़त्म हो गई थी, मतलब इकोनॉमी को बहुत हैवी लॉस हुआ था। जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको, रिसोर्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को, सबको डिवाइड किया गया था, ठीक है। और देखें पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, बहुत कम्युनल डिवीज़न हुआ था, ठीक है, और अफेक्टिंग पॉलिटिकल रिलेशन आज भी देखोगे, इसकी वजह से हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री इंपॉर्टेंट इशू ऑन विच अ कॉन्सिक्वेंसेज हैज इमर्ज्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है। एक्सप्लेन, आपको कोई भी पॉलिटिकल इशू एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज मतलब इमर्ज हुई थी, ठीक है। पहला डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, ठीक है, डेमोक्रेसी है तभी बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, और इलेक्शन रेगुलर होते हैं, मतलब इन टाइम इंटरवल पे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से पैसे आने लगे, ठीक है। सेकुलरिज्म यानी हमारी जो कंट्री है वो किसी भी धर्म को अपना नेशनल रिलीजन नहीं बोलता है, मतलब सारे धर्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वेलफेयर पॉलिसीज़, ठीक है, हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वेलफेयर पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, मतलब हम किसी के दबाव में आके अपना जो फॉरेन कोई पॉलिसी है उसको नहीं बनाते हैं, हम अपने हिसाब से जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको पहले रखते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, मतलब जो हमारा जो स्टेट और सेंट्रल का रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ पावर सेंटर के पास हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इसको लिमिट करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है, लॉ बनाने के लिए हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, और लेजिस्लेचर है, और जो हमारे उसको एग्जीक्यूट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पेपर, ठीक है। पेपर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको पेपर अच्छा लगा हो। ये सारे मैंने जो क्वेश्चन थे इसको मैंने रिटन फॉर्म में इसीलिए ले आया ताकि आपका टाइम कम लगे और मैं अच्छे से बता भी पाऊँ आपको, ठीक है। तो ज़रूर से जाके टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय हिंद।